हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जेआरएफ PYMCQs की आगामी सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि क्लास पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को जब सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको साथ ही क्या करना है, ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न है, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? चंद बरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, इसमें इन्होंने मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है, यह प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, सही जवाब आपका क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, कवित्त। जो पृथ्वीराज रासो है इसका जो मुख्य छंद है वो है कवित्त, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका जो व्याख्या दी गई है उसको हम पढ़ेंगे डिटेल से। चंद बरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो में मुख्यतया कवित्त छंद का प्रयोग किया है। किसका किया है? कवित्त छंद। और कवित्त छंद जो है इसका प्रयोग और किस रचनाकार ने किया है, आगे चलकर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया। कितने छंद हैं? सिर्फ कवित्त नहीं है, इसके अलावा 68 छंद हैं, जिनमें दोहा, कवित्त, छप्पय, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि हैं। ध्यान रखिएगा, दोहा, कवित्त, छप्पय, तोमर, त्रोटक, गाहा। गाहा जो है, दोहा जो है अपभ्रंश का छंद है और गाहा जो है प्राकृत का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चंद बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निबंध से प्रश्न है, कविता क्या है? निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? देखिए, जो चिंतामणि निबंध है ये है किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का, जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें कविता क्या है, जो निबंध है वो इनमें से किस भाग में प्रकाशित हुआ है? सही जवाब भाग 1 में। कविता क्या है? निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि निबंध 4 भागों में विभक्त है। चिंतामणि भाग 1 के संपादक स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी थे। चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध निम्न है: भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमता विचार बीथी, जी हाँ, विचार बीथी नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, विचार बीथी। TGT PGT की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि चिंतामणि प्रथम जो है किस नाम से प्रकाशित हुआ था? विचार बीथी नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं? प्रभाववादी जो आलोचना है उससे संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व होता है। पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा आपका? आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 3 का डी होगा। डी मतलब 2 और 4। 2 और 4 मतलब सही तथ्य जो हैं, पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। पदम सिंह शर्मा जी, ठीक है। और फिर है सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है।
तो ये आपके सही जवाब हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न आगे पढ़ें उससे पहले हम इस तथ्य को देखेंगे, क्योंकि यही हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है तथा सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। यह तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है। प्रभाववादी या आत्मप्रधान आलोचना के प्रमुख निम्न तथ्य हैं: भावुकता का महत्व, विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता, प्रभाववादी समीक्षक एक प्रकार की साहित्यिक सत्य असत्य विवेक बुद्धि में विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं। पदम सिंह शर्मा तथा शांति प्रिय द्विवेदी हिंदी के प्रथम प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक हैं। पदम सिंह शर्मा और शांति प्रिय द्विवेदी प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन चंदनवाला रास के रचयिता हैं? चंदनवाला रास के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने। यहाँ पे सही जवाब होगा आसगु कवि। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चंदनवाला रास जो है आसगु कवि की रचना है। यहाँ पे देखेंगे आप, चंदनवाला रास के रचयिता आसगु हैं। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ जीव दया रास है। अन्य रचनाकार की जो रचनाएं हैं वो यहाँ पे दी गई हैं: नेमिनाथ रास, मुनि सुमतिगढ़, रेवंतगिरी रास, विजय सेन सूरी, शावकाचार देवसेन की है, स्थूली भद्र रास, जिनधर्म सूरी। पढ़िए, लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ पढ़कर सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, क्योंकि इस समय जो कंपटीशन चल रहा है वो आप समझ लीजिए, उसमें जब तक आप जी जान नहीं झोंक देंगे तब तक सफलता नहीं मिलने वाली है साथियों, ये समझ लीजिएगा। जो सफल हो रहा है इसका मतलब है उसने बहुत मेहनत करी है, या फिर उसने कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स अपनाए हैं जो उसको सफलता मिली है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा जो है क्या है, यहाँ पे देखेंगे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम जो है वो क्या होगा? देखिए, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, और ये सभी रचनाएं, पहले तो आप ध्यान दीजिए, ये सभी रचनाएं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। तो डी ऑप्शन सही जवाब होना चाहिए आपका। चलिए देखिए, यहाँ पे ये देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। ठीक है, और ये प्रकाशन वर्ष आपको तभी याद होंगे जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो साथियों, मैं आप सभी की प्रैक्टिस के लिए लाइव सेशन करना चाहती हूँ, जिसके लिए बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस जितनी जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, बस ऑप्शन आना चाहिए। जैसे ही ऑप्शन आ जाएगा मैं डेली लाइव सेशन लेकर आऊँगी। बस आपको सपोर्ट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ने चाहिए, ताकि मैं डेली लाइव क्लास करा सकूँ, मैराथन क्लास करा सकूँ, ताकि आपको ये प्रकाशन वर्ष याद हो सके। यदि आप चाहते हैं कि आपको प्रकाशन वर्ष याद हो जाएँ तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है किसमें? यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा वी ऑप्शन, परीक्षा गुरु। देखिए, बामा शिक्षक है, नूतन ब्रह्मचारी है, परीक्षा गुरु है, श्यामा स्वप्न है। चारों ही ऑप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो इनको आप जरूर से जरूर नोट डाउन करके देख लीजिएगा कि किसका है ये। परीक्षा गुरु तो आपको पता ही होगा किसका है, बताइएगा।
परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में उपन्यास के लेखक श्रीनिवास दास जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, हाय रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, ये इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है। तो सही जवाब आपका क्या होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन होना चाहिए, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। और सही है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे स्त्री के बिना पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि स्त्री से पुरुष है, पुरुष से स्त्री है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। उपन्यास है शेखर एक जीवनी अगेन जी का है, तमस भीष्म साहनी जी का है, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, मैलांचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। तो अब आपको इसके क्रम तभी आप लगा सकते हैं जब आपको प्रकाशन वर्ष पता होगा। तो शेखर एक जीवनी 2 भागों में आया है, तो 1940 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तमस 1973, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, मैलांचल 1954। अब सबसे पहले कौन आएगा? पहले आएगा शेखर एक जीवनी, उसके बाद आएगा मैलांचल। शेखर एक जीवनी, हाँ नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पे 1 और 3, क्योंकि सबसे पहले आएगा मैलांचल तो इधर आ जाएगा 1954, बाण भट्ट की कथा 1946 है। तो 1 और 3 और 4 और 2, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो साथियों मैं इस क्लास को यहीं पर एंड करूँगी, अगली क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्लास को कंटिन्यू रखा जाए, आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, बाकी थ्योरी की क्लासेस भी आएंगी, हिंदी व्याकरण की क्लास आ रही है, आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। और प्लीज़ सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए ताकि मैं आप सभी के लिए और बेहतर तरीके से क्लासेस बना सकूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।